हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। फिर से आपका स्वागत है और आज बारी होगी क्वेश्चन नंबर 109 की, बिकॉज 108 तक हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है साहब। कंसीडर सिस्टम शोन इन द फिगर, मतलब कहने का ये है कि सेकेंड ऑर्डर का डायरेक्ट सिस्टम ले लिया है और जीटा और साथ में ओमेगा एन मेंशन कर दिया गया है। और फिर क्या क्या पूछ लिया, राइज टाइम, पीक टाइम, मैक्सिमम peak overshoot and settling time when the system is subjected to a unit step input। हमने क्या कहा था, जब हमने आपको पढ़ाया था, हमने आपको कहा था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरी यूनिट में पढ़ने के लिए, वो है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स। इसीलिए आपने देखा होगा कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के रैंप रिस्पॉन्स या पैराबोलिक रिस्पॉन्स से हमारा कोई वास्ता हमने नहीं रखा। समझ गए होंगे क्यों? क्योंकि गेट क्या है भाई, जो चीज़ पढ़ना है ना उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा अननेसेसरी पढ़ने से नुकसान हमारा है। बिकॉज लिमिटेड टाइम में बहुत सारी चीज़ें हमें निपटाना है। बात तो समझ गए होंगे। चलो आ जाओ। तो सर ये सड़ा सा क्वेश्चन है, वैसे तो आपने क्यों ले लिया, ऐसे ही ले लिया मैंने, है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बिकॉज ट्रांसफर फंक्शन इन दिस केस वुड बी ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। दिस इज द स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। और उसी की इक्वेशन दे दी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जीटा की वैल्यू दे दी है और ओमेगा एन की वैल्यू भी दे दी है। आपने इक्वेशन खुद से कर लिया होगा। वेरी गुड बच्चे, ऐसा ही मेंटल स्टेटस रखिए कि क्वेश्चन दिखे और एग्जीक्यूट करने लग जाओगे आप मेरे से पहले। सर इसने पूछा टी आर, तो चलिए राइज टाइम बता दीजिए भैया, क्या था, पाई माइनस थीटा बाई ओमेगा डी। चलिए ये हो गया फॉर्मूला। सर इस फॉर्मूले में तो सब कुछ है हमारे पास, क्या क्या है आइए जरा देखते हैं। पाई की वैल्यू पता है थीटा और जीटा में आपने इन्वर्स रिलेशन देखा ही है। क्या देखा था आपने कि कॉस थीटा की जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी जीटा, यानी कि थीटा यदि आपको चाहिए सो दिस इज कॉस इनवर्स जीटा। ये हमें पता है ऑलरेडी। सो इसका मतलब आपके पास थीटा की वैल्यू है एंड दैट इज कॉस इनवर्स जीटा डिवाइड बाई ओमेगा डी इज नथिंग बट ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। नाउ एवरीथिंग इज गिवन। डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा मैं आपके लिए, बिल्कुल। नाउ व्हाट अबाउट द पीक टाइम? सर पीक टाइम इज नथिंग बट पाई बाई ओमेगा डी। ओमेगा डी कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से आंसर लिखेंगे। मैं आपके लिए डायरेक्ट वैल्यू लेके दूंगा कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए। एंड द मैक्सिमम पीक ओवरशूट, तो अभी तक तो आपको फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, e टू द पावर माइनस जीटा पाई डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। और परसेंटेज में पूछा है तो गुणा 100 करना पड़ेगा। सेटलिंग टाइम, सर सेटलिंग टाइम की एक यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है कि कौन से बैंड में, तो हमेशा हम मानेंगे कौन से 2% बैंड में, एंड दैट इज नथिंग बट द 4 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट। और टाइम कांस्टेंट की वैल्यू है 1 अपॉन जीटा ओमेगा एन। सो यहाँ से मिलेगा आपको टीएस। नाउ आप जो भी कैलकुलेशन कर रहे होंगे उसे क्रॉस वेरीफाई कर सकें, इसलिए इनकी सब की वैल्यू मैं लिख देता हूँ। चलिए ये सारी वैल्यू आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। 0.55 सेकेंड्स, 0.785 सेकेंड्स, this is nothing but MP 9.5% and settling time is 1.33 second. Everything is clear. चलिए अगला क्वेश्चन। ओहो, क्वेश्चन नंबर 110 क्या पूछ रहा? ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 1, list a set of 4 transfer functions. Group 2 gives a list of possible step responses. Y of t match the step responses with corresponding transfer function. छोटा छोटा दिखाई दे रहा है आपको, तो चलेगा। वैसे आप समझ ही गए होंगे मेरी भावनाओं को कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ और क्या मैं बोला, उससे आप समझ गए होंगे। कुल मिला के कुछ नहीं, आपको रिस्पॉन्स पकड़ना है, दैट्स इट। ठीक है, ग्रुप 1 है, दूसरे में ट्रांसफर फंक्शन मतलब आउटपुट है, वाई ऑफ टी, स्टेप रिस्पॉन्सेस है तमाम, और ये जो है ना ये ट्रांसफर फंक्शन है। अब देखो ये है सिस्टम, ये ट्रांसफर फंक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर सिस्टम्स को रिप्रेजेंट, ये सारे सिस्टम्स हो गए, है ना। अब यदि आप सिस्टम्स के बारे में पता लगा लिए तो आउटपुट पता लगाना बहुत ही आसान है। जैसे कि आप यदि इसे देखोगे तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, जीटा की वैल्यू कितनी है, ये 0 है। वाई जीटा इज इक्वल टू 0 बिकॉज
दोनों पोल इमेजनरी है। यदि यहाँ से निकालोगे आप सो प्लस माइनस 5j रूट्स की वैल्यू आएंगी। सो रूट्स की वैल्यू जो कि इमेजनरी है आपको कैसा रिस्पॉन्स देती हैं, सस्टेन्ड ऑसिलेशन वाला, नेचुरल ऑसिलेशन वाला। और वो आपको कहाँ दिख रहा है सर, इसमें कंटिन्यूस ऑसिलेशन, देयर इज नो डिके फंक्शन, ठीक है। और जीटा इसमें क्या है, 0 है, 0 है ना। अरे सेकंड ऑर्डर सिस्टम में कंपेयर करो तो एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन वाला टर्म तो मिसिंग है, जीटा की वैल्यू 0 है इसलिए मिसिंग है। ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस की बात आएंगी तो ओमेगा एन की वैल्यू जरूर 5 रेडियन पर सेकेंड होगी, ठीक है साहब। बिकॉज जो इमेजनरी पार्ट का ये कंपोनेंट है कांस्टेंट पार्ट, दैट इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब अपने को सिर्फ और सिर्फ जीटा की वैल्यूज निकालना है और कहानी क्लियर होती रहेगी। जैसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ओमेगा एन की वैल्यू कितनी है बेटा, 6 है और 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 20। सो 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 20। सो यहाँ से जीटा इज इक्वल टू 20/12, मतलब ये ग्रेटर देन 1 मिला। दिस इज द कंडीशन फॉर ग्रेटर देन 1। ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट दिस। यदि यहाँ से करोगे तो ओमेगा की वैल्यू 6 आ रही है और जीटा इज इक्वल टू 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 12 और यहाँ से जीटा की वैल्यू 1 आ रही है। तो दिस इज फॉर द क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, जीटा इज इक्वल टू 1। आप यदि इसे देखेंगे सो ओमेगा एन की वैल्यू आपके पास 7 मिल रही है और 2 जीटा ओमेगा एन, सो जीटा 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 7। सो दिस इज नथिंग बट 1/2, यानी कि यहाँ जीटा 0 से 1 में मिल रहा है। इस कंडीशन के लिए इस सिस्टम को हम बोलते हैं अनडैम्प्ड सिस्टम, आप सबको पता है। ये जो है दिस इज नथिंग बट द ओवर डैम्प्ड सिस्टम, ये जो है दिस इज नथिंग बट द क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम, क्रिटिकल डैम्प्ड, और ये जो है दिस इज नथिंग बट द अंडर डैम्प्ड। आप सभी के रिस्पॉन्सेस आपको पता है। देखो ये हो जाएगा अंडर डैम्प्ड सिस्टम का, यानी कि जीटा की वैल्यू 0 से लेके 1 का, बिकॉज ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ये जीटा इज इक्वल टू 0 के लिए है। अब ओवर डैम्प्ड के लिए देखना है और क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए देखना है। सो दिस इज फॉर द क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम और दिस इज फॉर ग्रेटर देन 1 सिस्टम। क्यों, कैसे, अब देखो ये जीटा की वैल्यू जितना बढ़ाते जाएंगे, जीटा इक्वल टू 1 पे यदि ये रिस्पॉन्स है तो जीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जाएगी ये ऐसा होता जाएगा, स्लगिश होता जाएगा, वेरी ढीला होता जाएगा। देखो इसका राइज टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है ना। तो कहने का मतलब ये कि जीटा की वैल्यू बढ़ने से सिस्टम स्लगिश होता जाता है, मतलब और ज़्यादा नीचे। यहाँ पे आप देखो कि राइज टाइम की वैल्यू बढ़ती जाएगी इसके कंपेरिजन में। सारी चीज़ें आपको पता है। तो इसका आंसर क्या होगा करेक्ट। सबसे पहले हमें मिला P के लिए कौन सा 3 मिला, ठीक है। उसके बाद ये है जीटा ग्रेटर देन 1 के लिए, तो Q के लिए हमें जीटा ग्रेटर देन 1 कहाँ मिला, 4 में मिला। उसके बाद जब हम R की बात कर रहे हैं, R एक क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम है और वो 1 में है, R 1 है। और जब हम S की बात करें तो S जो है वो S की वैल्यू है 2, तो पेयर कैसे बनेगा 3 4 1 2। सो 3 4 1 2 PQRS 3 4 1 2 D is the correct answer, 3 4 1 2। Got the point? चलिए अगला क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। The industrial response of a second order system is इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे दिया उसने धड़ल्ले से। Consider the following statements। अच्छा, the undamped natural frequency is 5 रेडियन पर सेकंड। कैसे पता करेंगे सर, हमारे पास तो सिर्फ रिस्पॉन्स है। The damping ratio is 1। The input response, the impulse response is इतना। Which of the statements given above are correct? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आप खुद से करिए तो आप पाएंगे कि वाह कैसे प्रोसीड किया जाए। बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास C of t दिया हुआ है पहले, एंड दैट इज 1 माइनस e टू द पावर माइनस 5t माइनस 5t e टू द पावर माइनस 5t जी। दिस इज ओनली द रिस्पॉन्स इज गिवन। अब जो हमने सेकेंड ऑर्डर सिस्टम देखा था उसका जो स्टैंडर्ड आउटपुट जो देखा था उस टाइप की इक्वेशन भी नहीं है। क्या देखा था अपन ने सेकंड ऑर्डर सिस्टम,
1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी होल डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा, वो सब कुछ देखा था ना। तो अब वो यदि रहे अपने पास तो अपन आगे बढ़ जाएं। अब इसमें हम कैसे बढ़ेंगे? सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आप c ऑफ s ले लीजिए, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करिएगा तो यहाँ ये u ऑफ t हो जाएगा, 1/s आएगा, दिस इज नथिंग बट s प्लस 5 आएगा, माइनस 5s प्लस 5 का होल स्क्वायर आएगा। दिस s ट्रांसफर फंक्शन बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो आप जब देखोगे तो कॉमन एलसीएम क्या आ जाएगा, s प्लस 5 का स्क्वायर और गुणा s भी आ जाएगा साथ में, ठीक है। ओके मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, 5 डिवाइड बाई s प्लस 5, बिल्कुल एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए साहब, तो यहाँ क्या बचेगा, s प्लस 5 का होल स्क्वायर बचेगा, माइनस ये s प्लस 5 बचने वाला है यहाँ पे, और s भी आएगा ना साथ में, हाँ s प्लस 5 और साथ में s भी, सो ये रहा s और ये गोट कैंसल, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5s बचा आपके लिए। क्या करना है सर, रिजोल्व कर लीजिए, थोड़ा आसान बना दीजिए ताकि हम आगे बढ़ पाएँ, ठीक है बेटा। c ऑफ s की वैल्यू लिखेंगे हम ऊपर s स्क्वायर प्लस 10s प्लस 25 माइनस s स्क्वायर, है ना, माइनस 5s, समझिएगा बात को, s स्क्वायर माइनस 5s और अगेन एक माइनस 5s है मेरे पास, ठीक, लाइक दिस, एंड इन डिनोमिनेटर s प्लस 5 का स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बोला आपको। अब क्या हो रहा है यहाँ से, ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएंगे, चलिए डिफरेंट कलर ले लेता हूँ, बड़ा आनंद आएगा आपको। ये s स्क्वायर गोट कैंसल्ड, ये 10s और ये 5 10s हो गया, ये भी कैंसल्ड, सो ऊपर बचा सिर्फ और सिर्फ 25, ठीक है साहब। तो c ऑफ s यहाँ से बचा बेटा 25 डिवाइड बाई s प्लस 5 का स्क्वायर, ये बचा। अब ये आउटपुट है। अब सोचिए, ध्यान से सोचिएगा और समझिएगा, दिस इज द आउटपुट इक्वेशन। तो यानी कि कहने का मतलब एक होगा आपका ट्रांसफर फंक्शन, दिस इज नथिंग बट द ट्रांसफर फंक्शन, और उस ट्रांसफर फंक्शन में आपने इनपुट दिया है यूनिट स्टेप, ऑलरेडी लिखा हुआ है द स्टेप रिस्पॉन्स, यूनिट स्टेप इज नथिंग बट दिस, या आपको आउटपुट देगा c ऑफ s, और c ऑफ s इज नथिंग बट 1/s गुणा ट्रांसफर फंक्शन, है ना। तो 1/s, देखो ध्यान से, c ऑफ s इज इक्वल टू, ये हो गया 1/s गुणा ट्रांसफर फंक्शन भी आ गया बेटा s प्लस 5 का होल स्क्वायर, सो 1/s गुणा ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू c ऑफ s। तो यहाँ से बड़े मजे से हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू पता चल गई, और ट्रांसफर फंक्शन किसी भी सिस्टम का मिल जाए तो हम बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन यहाँ से डायरेक्ट मिल गया, सर ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट 25 डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस 10s प्लस 25। अब जो कुछ भी पूछेगा आसानी से बता दिया जाएगा, कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। सो हियर वी आर गेटिंग ओमेगा n इज इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकेंड। सो पहला इज द ट्रू, द अनडेम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज 5 रेडियन पर सेकेंड। अनडेम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ओमेगा n की बात आ रही है। डैम्पिंग रेशियो की बात कर लेते हैं। सो 2 जीटा ओमेगा n इज नथिंग बट 5 इज इक्वल टू दिस 10। सो यहाँ से जीटा इज इक्वल टू भी कितना आ रहा है बेटा 1। तो दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है कि द डैम्पिंग रेशियो इज 1। नाउ देखेंगे हम द इंपल्स रिस्पॉन्स इज 25t गुणा e टू द पावर माइनस t। अच्छा, तो ये अब बारी किसकी आ गई है, अपने इंपल्स रिस्पॉन्स की। चलिए देखते हैं, हमारे पास स्टेप रिस्पॉन्स है एंड दैट इज कितना 1 माइनस, आपके पास स्टेप रिस्पॉन्स दिया हुआ है बेटा 1 माइनस e टू द पावर माइनस 5t माइनस 5t e टू द पावर माइनस 5t। अब ये यदि स्टेप रिस्पॉन्स है और आपको तो चाहिए इंपल्स रिस्पॉन्स, कौन सा भाई साहब, इंपल्स रिस्पॉन्स। तो आप जानते हैं कि इंपल्स रिस्पॉन्स इज नथिंग बट d बाई dt ऑफ c ऑफ t। डिफरेंशिएशन कर दो, लेकिन डिफरेंशिएशन जब भी करोगे तो क्या ध्यान रखोगे, u ऑफ t को कंसिडर करके चलना, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। और हमने लास्ट टाइम को शर्त भी बताई कि आप चाहते हो कि u ऑफ t की माथापच्ची नहीं हो, लेकिन शर्त क्या है
t इक्वल टू 0 पे ये c ऑफ t की वैल्यू यदि 0 है तो डायरेक्टली प्रोसीड कर दीजिए। t इक्वल टू 0 रखिए साहब, तो 1 माइनस 1 माइनस 0 0 आ गया। ओके, सो u ऑफ t लेके चलने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कीजिए। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 एंड यार जगह चाहिए कि है ना, तो क्या किया जाए, इसको ऊपर बढ़ाया जाए, चलो ऊपर बढ़ा लेते हैं, इधर 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 बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ओके, सो क्या, हाँ ये 0 हो गया और बचा अब ये, सो दिस इज नथिंग बट प्लस हो जाएगा आपके पास 5e टू द पावर माइनस 5t, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। फिर आगे मैं बढ़ रहा हूँ, माइनस साइन है, 5 को भी बाहर निकाल दिया, ये हो जाएगा t एज इट इज रखा, सो माइनस 5e टू द पावर माइनस 5t हो गया आपके पास। और अब आगे आपने रखा e टू द पावर माइनस 5t को कांस्टेंट, और t का हो जाएगा आपके पास 1। तो आप यहाँ से देखोगे जरा, इसको जरा देखो, सो 5e टू द पावर माइनस 5t माइनस माइनस प्लस 5t e टू द पावर माइनस 5t और माइनस 5e टू द पावर माइनस 5t, ये दोनों गए तिल लेने। तो अब आपके पास इम्पल्स रिस्पॉन्स जो आ रहा है वो आ रहा है 5t गुना e टू द पावर माइनस 5t, और आई थिंक ये भी हमें ऑप्शन है 25 गुना, अच्छा 25 नहीं आ रहा क्या, अपने पास तो 5 आ रहा, कहीं पे कुछ एरर, कुछ मिस्टेक्स कुछ किए हैं अपन क्या, हाँ मिस्टेक किए हैं अपन, ये 5 है और ये 5 है, तो दिस इज नथिंग बट द 25। बहुत बढ़िया, 25, ठीक है साहब, हाँ करेक्ट है। तो इसका मतलब ये कि सभी सही है, इसमें इस क्वेश्चन में सारी चीजें, सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो कहीं पे है क्या, हाँ डी ऑप्शन करेक्ट, 1 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट, ठीक है। और क्वेश्चन है क्या, चलिए फिलहाल तो नहीं लिए मैंने, क्वेश्चन बहुत कर लिए इसमें। अब हम क्या करने वाले हैं, हम स्टार्ट करेंगे स्टेडी स्टेट एरर के बारे में, जो कि अगेन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इस यूनिट का, जिसमें हम एरर के बारे में जानेंगे और एरर की वैल्यू निकालेंगे। अब ये वाला सेशन हो गया है लगभग 20 मिनट्स का, तो आई थिंक इसको यहीं तीसर किया जाए और अगली क्लास में मिलूंगा और चर्चा करेंगे स्टेडी स्टेट एरर्स की। बाय बाय।